अस्सलाम वालेकुम बेटा। द पेपर इज़ नवंबर 22, वेट इज़ 42, ATV का पेपर है ये। और स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन जो है इसमें वो आया है गैसेस सॉल्बिलिटी एंड गैसेस की कलेक्शन के ऊपर। तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि हैवियर गैस अगर होगी तो दैट विल बी कलेक्टेड हियर, एंड लाइटर गैस जो है वो आपके पास यहाँ पे कलेक्ट होगी। और इस तरीके से अगर आप इसमें हैवी डालने की कोशिश करेंगे तो हैवी यहाँ से निकल जाएगी, और इसमें अगर लाइटर गैस ऐड करेंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगी। तीसरा जो सेटअप है वो वाटर के ऊपर कलेक्शन है। और इस सेटअप में क्या करते हैं, इसमें हम जो है अगर गैस को पानी से पास करते हैं, लेकिन दैट गैस शुड बी वॉट इनसॉल्युबल होनी चाहिए, राइट। अच्छा जी, और इससे होता क्या फ़ायदा ये होता है कि जो अगर इसमें इम्प्योरिटी चीज़ है वो इसमें रुक जाएगी और सिर्फ गैस जो है यहाँ पे कलेक्ट होगी। इस तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन भी बनी होती है, और आप ये आहिस्ता आहिस्ता गैस जब यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी और इसको प्रेशर से प्रेस करेगी वाटर को, तो वाटर का लेवल जो आहिस्ता आहिस्ता फॉल होगा, एंड वी विल बी एबल टू मेजर द वॉल्यूम। ठीक है, अगर मेजर नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, इसमें इन्वर्ट करके रख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास कुछ कैसे बताइए। यहाँ पे डेंसिटी की बात भी की है एयर से, तो बताया तो था आप लोगों को, फिर भी आपको बता देते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट एयर का जो MR होता है, अभी इस वक्त तो नहीं पूछा उसने, गैसेस का बताया नहीं उसने, ABCD लिख दिया, वरना पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो एयर का जो MR होता है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वो होता है 29 का हिसाब रख लें। ठीक है, तो दैट इज़ क्योंकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उसमें वो होती है ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि स्टेट विच सेटअप PQR इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कलेक्टिंग गैस A। चलते हैं A की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। A सॉल्युबल है तो पानी पे हरगिज़ नहीं कर सकते इसको, एंड मोर डेंसर देन एयर है, तो आपके पास P बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो P इसका आ गया आंसर। इसके बाद कह रहा है कि R इज़ यूज टू कलेक्ट B। इसको पानी वाली को सेटअप किया है इसके लिए, B के लिए। ठीक है, क्यों किया है, इनसॉल्युबल गैस है, बिल्कुल सही किया फिर उसने। वाई Q इज़ नॉट सूटेबल फॉर B। अच्छा, Q में क्यों नहीं कर सकते। देखिए, ये कह रहा है कि मोर डेंसर देन एयर है। आप एयर को यहाँ पे कलेक्ट करवाएंगे तो क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह नंबर 1 कि क्यों नहीं करवा सकते B में, तो B गैस को Q से नहीं करवा सकते। नंबर 1 डेंसर का वर्ड यूज़ किया है, डेंसर लिख देते हैं। B is denser than air। तो ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम गैस जार। इस तरीके की उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। वाई R इज़ मोर सुटेबल फॉर देन P। R बोला ज़्यादा सुटेबल है देन P फॉर कलेक्टिंग गैस B। B पे दोबारा आते हैं। ये ज़्यादा सुटेबल है एज़ कम्पेयर टू P गैस B के लिए। नंबर 1 इनसॉल्युबल है, एंड नंबर 2 उसमें कोई इम्प्योरिटी अगर होगी तो वो भी रह जाएगी। गैस का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, तो इनसॉल्युबल है। B थी मेरे ख्याल में इनसॉल्युबल ना, B का पूछ रहा है ना। B इज़ इनसॉल्युबल एंड volume of gas collected can be seen can be monitored। जब पानी होगा उसमें और तीसरी चीज़ जो थी impurity can be removed इसमें। ठीक है, वाटर पास करने में। why R is not suitable for gas collecting C। R जो है पानी पे कलेक्शन C के लिए इसलिए कि एक नंबर 1 जो है सॉल्युबल है, सॉल्युबल कर नहीं सकते, तो लिख देते हैं कि C इज सॉल्युबल और फिर एक्स्ट्रा साइड देते हैं, सो डिज़ोल्व इन वाटर। पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी, आपको जार पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास सेटअप किया है इसने, कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ किए और इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा है किसका, 2 एक्वस सॉल्यूशंस। अच्छा अच्छा, ऑपरेटर्स E का नाम पूछा है, तो ये तो आपको सबको नज़र आ रहा है कि ऐसी चीज़ जो है आपके पास बीकर होती है।
और जो है इलेक्ट्रोलाइट उसने दो यूज़ किए हैं, एक पोटेशियम आयोडाइड एंड एक सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हम कैथोड और एनोड की बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले आप इसके आयंस बना लें। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड में आपके पास कौन कौन से आयंस होंगे, थोड़ी सी वर्किंग करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो K+ भी होगा, I नेगेटिव भी होगा, एक्वस है तो H भी होगा एंड OH भी होगा। अब आपको पता है कि इसमें से जाना था किसने, हाइड्रोजन ने, केटाइन में से। केटाइन में लोअर रिडक्टिविटी सीरीज जाता है तो आपने इसको मार्क कर दिया कि ये जाएगा, जबकि इसके बारे में जब कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट नहीं बताएगा तो फिर मसला होगा। तो हमें उसने कहा कि इसको तो उसने खुद भेज दिया है, तो इसको मार्क कर दिया हमने, ये चला गया। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से आयंस होंगे ये भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास होंगे H पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव एंड फिर वाटर के आयंस भी होंगे। तो इनमें से आपके पास दोनों में से कोई भी चला जाए, हाइड्रोजन नहीं जाना है, और यहाँ से सल्फेट कभी भी नहीं जाता तो OH जाएगा। तो आपके पास OH से ऑक्सीजन बन जाती है और इससे ये। तो एनोड पे जिसने जाना था, आपको पता है कि इसने एनोड पे जाना था और इसने भी, OH ने भी एनोड पे जाना था। इसमें आपके पास आयोडीन एंड ऑक्सीजन बना दी है और ऑब्जर्वेशन पूछी है इसमें। आयोडीन जो है क्योंकि पानी के अंदर बन रही है, एक्वस आयोडीन बनेगी, तो आपके पास सोल्यूशन ऑब्जर्वेशन ब्राउन सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास। आयोडीन के 3 कलर होते हैं, सॉलिड में ब्लैक होता है, एक्वस में अगर हो तो ब्राउन सोल्यूशन होता है और गैस हो तो पर्पल। जबकि दूसरे केस में आपके पास यहाँ पर जानी थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आपके पास बबल्स आ जाएंगे। तो बबल्स ऑफ कलरलेस गैस या ऑक्सीजन गैस लिखते हैं। इसके बाद सेकंड कैथोड की बात हो रही है, तो कैथोड में इसमें जाना था हाइड्रोजन ने, चली गई। इसमें भी आपके पास हाइड्रोजन नहीं जाना, यहाँ पर भी आपको लिखना है हाइड्रोजन, और जो चीज़ यहाँ पर आ रही है इस चीज़ को आपने कॉपी कर देना है। जब इसकी ऑब्जर्वेशन सेम है तो इसकी भी सेम होगी, एंड दैट इज बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। गैस का नाम ये नहीं दे रहा, आपको एक हिंट भी मिल गया यहाँ से, तो आप जो है यहाँ पर अपनी बात को चेंज कर सकते हैं, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस लिख सकते हैं, इसकी जगह पे कलरलेस गैस लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीजन गैस के लिए टेस्ट क्या करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि 2 मार्क दे रहा, आपको बताया था टेस्ट में आपके पास आ जाएगा। प्लेस ग्लोइंग स्प्लिंटर, ग्लोइंग स्प्लिंटर रखेंगे एंड इट विल रीलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेट से रिलेटेड है, आपसे कहा था कि रेट का क्वेश्चन जो है ATP में 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें से रेट जो है सेपरेशन टेक्निक एंड एसिड बेस सॉल्ट। तो क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर। अब इसमें रिएक्शन करवा रहा है मैग्नीशियम का HCl के साथ, कह रहा है कि नेम ऑपरेटर्स F। चले देखते हैं जी। F जो है सिरिंज मत लिखिएगा, गैस सिरिंज लिखिएगा। इसके बाद जो है नेम ऑफ पीस ऑफ ऑपरेटर्स the student should use to keep the temperature of the conical flask and content constant। तो इस फ्लास्क को कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आप जो है एक तो काम ये कर सकते हैं कि इसमें वाटर बाथ यूज़ कर सकते हैं, थर्मोमीटर लगा के उसका टेम्परेचर नोट कर लें, कंट्रोल रखें, और इसको यहाँ से हम लोग हीट कर देते हैं, वाटर बाथ कहते हैं इसको, और थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। दूसरा इसका ये है कि आपको इसके लिए एक प्लेट होती है, इलेक्ट्रिक प्लेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, फ्लेम नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट उसको हीट कर रहा होता है। तो उसने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए आपको इलेक्ट्रिक प्लेट या फिर, क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम से टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, तो सिर्फ इस कांस्टेंट के लिए जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। तो जो आप टेम्परेचर पे सेट करना चाहे कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन इसका हो सकता था इलेक्ट्रिक प्लेट। इलेक्ट्रिक प्लेट जो है जो आयरन की तरह होती है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो जाती है, उसके बाद जो है अगर टेम्परेचर एक्सीड कर रहा हो तो वो डिटैच हो जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है। इसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट जो है वो आपको पता है कि अब जो है आपने इसे प्लेस करना है लाइटेड स्प्लिंटर। लाइटेड स्प्लिंटर क्या होगा, तो बर्न विद द, ये लिखते हैं अच्छी बात है, बर्न विद पॉप सॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है द स्टूडेंट यूज द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टाइम। तो आपके पास 2 सेटअप होते थे, वॉल्यूम वर्सेस टाइम एक हो गया,
रेट को मेजर करने के लिए, ठीक है, टर्मिनेट करने के लिए। डिफरेंट मेजरमेंट, व्हाट डिफरेंट मेजरमेंट कैन बी डन टू मेक। आपको बताया था कि रेट की दो ही होती हैं, तो अब आपको दिखा देते हैं, वही आपको सेटअप लिखना होता है। तो कहाँ गया, स्पीड के नाम से चैप्टर था। देखें, एक सेटअप आपके पास ये होता है, इसमें क्या करते हैं आप, मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वर्सेस टाइम करते हैं। दूसरा सेटअप आपके पास ये वाला होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड वर्सेस टाइम कर रहे होते हैं। तो उसने आज पूछा है आपसे, तो हम चले आना जाके लिख देना सीधा कि अब जो है वॉल्यूम ऑफ गैस वाला तो डायग्राम बना के दे दिया उसने। तो दूसरा जो हो सकता था वो हो सकता था कि डिक्रीज इन मास वर्सेस टाइम, डिक्रीज इन मास, क्योंकि उसका गैस जब निकलेगी उसमें मास कम होगा, ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वर्सेस टाइम। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट किए एक्स वाई जेड, एक इस पे किया, एक इस पे किया, एक इस पे किया, बाकी चीज़ें उसने कांस्टेंट रखी होंगी। तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट देख रहा है इस पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ऑल अदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज इन एक्सेस, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपके पास ये ख़त्म नहीं होगा, मैग्नीशियम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों का रिएक्शन हो रहा था, ये अगर एक्सेस में है तो ये लिमिटिंग होगा, ये ख़त्म होगा, और गैस भी उस पर डिपेंड करके अगर मोलर कैलकुलेशन आती है। तो आइडेंटिफाई टू वेरिएबल दैट शुड बी केप्ट कांस्टेंट, हमने सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखनी है। तो नंबर 1 जो है हम कर देते हैं कॉन्सनट्रेशन। आपको पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते कौन कौन से, एक आपके पास होता है कॉन्सनट्रेशन, एक होता है आपके पास टेम्परेचर, एक आपके पास होता है कैटलिस्ट, एक आपके पास होता है कैटलिस्ट के अलावा आपके पास हो जाता है प्रेशर, और प्रेशर के अलावा जो है आपके पास हो जाता है सरफेस एरिया। तो प्रेशर तो आप गैसेस नहीं इन्वॉल्व ना, तो सारी गैसेज हों तो रिएक्टेंट, तो फिर मसला आता है उसमें, तो ये नहीं अप्लाई होगा। तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ HCl एक हो गया ऑप्शन। दूसरा जो है आपके पास हो गया टेम्परेचर, तो चेंज कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ मैग्नीशियम, और इसके अलावा जो है आप इसकी जगह पे एक और ऑप्शन भी चल सकता था आपका कि मास ऑफ मैग्नीशियम जो है उसको सेम रखना चाहिए, मास ऑफ मैग्नीशियम, एंड सिमिलरली वॉल्यूम जो है इसका, कॉन्सनट्रेशन वॉल्यूम दोनों जो है आपके पास वो भी सेम होना चाहिए, तो वॉल्यूम भी लिख सकते थे। एंड तीसरी चीज़ जो है वो कैटलिस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट में आपके पास कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट आपको कहा था जो चीज़ वाई एक्स के पास होगी वो फास्ट होगी, जो वाई से दूर होगी वो स्लो होगी। तो इनमें से फास्टेस्ट, और डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ कैन बी यूज टू डिसाइड ग्रेटेस्ट रेट। तो कैसे ग्राफ से कैसे पता चलेगा ग्रेटेस्ट रेट किसका है। तो आपको बताया था कि जो कर्व वाई से ज़्यादा पास है वो फास्ट है, लेकिन लिखना ये नहीं है, आपने लिखना क्या है, मोर द स्टीपनेस ऑफ द कर्व, कर्व ज़्यादा बैंड हुई है, या फिर द ग्रेडियंट ऑफ कर्व इज़ ग्रेटर। तो ये दो बातें लिखनी होती हैं। तो आपने लिखना है how which experiment is greatest using gradient of curve। दूसरा इसका ऑप्शन हो सकता था, और क्या था, स्टीपनेस ऑफ द कर्व, स्टीपनेस ऑफ कर्व। अब यहाँ पर ये तो जनरलाइज हो गया, उसने कहा ग्रेटेस्ट रेट के लिए तो हमें यूजिंग ग्रेडियंट ऑफ द कर्व की जगह पे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए मोर द ग्रेडियंट एंड मोर स्टीपनेस, ये वर्ड यूज़ करना चाहिए था। तो आपके पास हो जाएगा मोर द ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट, या फिर मोर स्टीपर कर्व, मोर स्टीपर कर्व से आपको पता चलेगा कौन फास्ट है। राइट लेटर इन दिस, आइडेंटिफाई, राइट लेटर आइडेंटिफाई एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा जी, क्या अभी आइडेंटिफाई करना, हाउ इट कैन बी साइड, राइट अ लेटर इन ईच बॉक्स ऑन ग्राफ टू आइडेंटिफाई एक्सपेरिमेंट। तो ये तो पास आइडेंटिफाई क्या करना है, एक्सपेरिमेंट तो उसने, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये रहा बेटा,
ये डेटा दिया आपके पास, इसमें आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर दिए हैं आपको, आपको पता है कि इसमें से फास्ट कौन सा वाला होगा जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो आपके पास हो गया ये फास्टेस्ट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर वाला। तो इसमें आपके पास ग्राफ में ये वाला फास्ट हो रहा है, तो इसको हमने कर देना Z उठा के। इस तरीके से आपके पास स्लोएस्ट जो है वो हो जाएगा आपके पास ये वाला लो टेम्परेचर वाला। तो आपके पास जो है X को हमने कर देना स्लो, फिर में से जो Y सबसे ज़्यादा दूर है ये दिस इज स्लो, तो दिस इज स्लो, इसको हमने लिख दिया कि ये हो गया हमारे पास X, तो Y आ जाएगा बीच में। इसके बाद डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ शो दैट डायरेक्शन हैज़ स्टॉप्ड। तो डायरेक्शन कब ख़त्म हुआ, जब आपके पास ये लाइन सीधी हो गई। इसकी बात करें तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, इस टाइम पे ख़त्म हो गया डायरेक्शन। इसकी बात करें तो इस टाइम पे ख़त्म हो गया, इसकी बात करें तो इस टाइम पे ख़त्म हो गया। तो जब आपकी कर्व जो है वो स्ट्रेट हो जाती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल हो जाती है उस वक्त, या फिर जब ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाता है, इस वक्त तो ग्रेडियंट इसका है ना, इस वक्त ग्रेडियंट बनेगा नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। तो दो बातें लिख सकते हैं, व्हेन कर्व बिकम्स हॉरिजॉन्टल, लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, या ग्रेडियंट ज़ीरो। दो आंसर इसलिए लिख रहा होता हूँ ज़्यादा, ताकि जो है जो उसको पसंद हो उठा ले और हमसे कोई गलती ना हो। ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाएगा। इसमें वाई रिएक्शन स्टॉप की हुई है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है डिप्लोमेटिक भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखना होगा कोई चीज़ ख़त्म होगी तभी तो रिएक्शन ख़त्म हुआ होगा। रिएक्शन हो रहा है, कोई एक रिएक्शन आपका ख़त्म हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था, मार्क करवाया था आपको कि HCl जो है उसने कहा था मैंने एक्सेस में यूज़ किया, ये रहा, ये तो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर स्टॉप होने की वजह जो है, ऑल मैग्नीशियम हैज़ रिएक्टेड या यूज्ड अप, वो सारे का सारा ख़त्म हो गया, उसकी वजह से रिएक्शन रुकना था, क्योंकि HCl तो ज़्यादा था, वो ख़त्म नहीं हो सकता था। इसके बाद ये प्लानिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें गौर से देखें तो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट प्रोवाइडेड 2 बॉटल्स A एंड B एंड सप्लाई ऑफ वाटर। तो आपके पास 2 बॉटल्स दी हैं आपको, तो उन 2 बॉटल्स को हम ऐसे बना लेते हैं कि आपके पास एक बॉटल हो गई और ये दूसरी बॉटल हो गई। फिर पानी दिया इस आपको, ठीक है जी, दिया होगा। अच्छा जी, 1 बॉटल कंटेन इतने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा जी, एक में आपके पास बॉटल A, इसको मैं मार्क कर देता हूँ लेट्स से, और दूसरी वाले में आपके पास 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि आपके पास है क्या चीज़, इसमें KCl है, जबकि इसमें आपके पास बॉटल B में क्या है, CaCl2 है। अच्छा जी, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर द टेम्परेचर चेंज इज एंडोथर्मिक, व्हेन द कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर एक्सोथर्मिक। अच्छा जी, एक का एंडो है, एक का एक्सो है। तो इससे आपके पास उसने कहा है कि ये वाला जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो एंडो होता है। एंडो का मतलब हो गया टेम्परेचर जो है ना आपका, वो वाटर का फॉल हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जबकि इसका रिएक्शन जब पानी के साथ होता है तो उसने कहा है कि एक्सो है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, राइज हो जाएगा। ये बात सोचनी थी आपको, वैसे बता तो दिया उसने। प्लान एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द डिसॉल्विंग सॉलिड इन वाटर to decide which compound in each bottle and compound produce greatest heat per gram। पहली बात आपको पहचानना था, which compound in each bottle आइडेंटिफाई करना आपको। आइडेंटिफाई तो आपके पास हो जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा और कम होने से, और हीट भी आपको निकालनी है, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया। योर प्लान में यूज़ ऑपरेटर्स नॉर्मली फाउंड इन केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री, नो अदर केमिकल प्लान मस्ट स्टेट द मेजरमेंट, आप क्या क्या चीज़ मेजर करेंगे। तो इस केस में आप लोगों को थोड़ा सा काम करना होता है, हल्का सा सोचना होता है, इस मोड में जाना होता है, और फिर ये हो जाता है। आपको पूरा आइडिया दे दिया उसने कैसे करना है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हम ऐसे करेंगे इसको कि यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ, आप पेपर में किसी भी जगह पर बना सकते हैं। इसमें आपने पानी ले लिया, ये आपके पास एक बीकर हो गया, इसमें कॉपी कर लिया, इसको मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये 2 बीकर्स में, सही है। तो एक वक्त में एक काम करेंगे, एक वक्त में संभाल नहीं सकते, तो हमने समझ लें कि इसमें हमने 50 ग्राम या 100 ग्राम, क्योंकि मास बहुत कम है, 1 ग्राम है, तो मैं इसको 10 ग्राम वाटर ले लेता हूँ। 10 ग्राम H2O ले लिया,
इसमें भी और इसमें भी मैंने 10 ग्राम H2O ले लिया, मतलब रिपीट करना है दूसरे के साथ। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसका टेम्परेचर नोट करना है। उसने कहा ना मेजरमेंट, तो मुझे कैसे पता चलेगा टेम्परेचर राइज हुआ या फॉल हुआ है? तो मैंने यहाँ पे इसमें थर्मोमीटर लगा दिया, इसका T1 नोट कर लूँगा। ठीक है, T1 फॉर एग्जाम्पल इसका 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, आ गया होगा। उसके बाद फिर वो क्या करना है, वो आपको जो उसमें था 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का, उसको इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको स्टर करना है, स्टर करके डिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपके पास T2 इसका आ जाएगा। इसमें वो कह रहा था कि एंडो होगा ना, इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, 15 पे चला जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली यही काम आपको इधर भी करना है। इसमें भी आपको पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है आपके पास, और जो है आपको फिर इसमें ऐड कर देना क्या चीज़, कैल्शियम क्लोराइड था, CaCl2, और उसका फिर टेम्परेचर आपको T1 लेट से उसका 20 डिग्री सेल्सियस था। फिर उसका T2 जो है आपको पता है कि बढ़ जाएगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया या 25 हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको आपने नोट करना होगा। उसके बाद आखिरी चीज़ क्या थी कि हीट किस किस में कितनी निकली है। तो इसमें आपके पास नज़र आ रहा है आपको कि इसका डिफरेंस कितना हुआ, 5। आपने 1 ग्राम ही तो डिज़ोल्व किया था, क्योंकि आपको दिया ही 1 ग्राम उसने, तो पर ग्राम जो बोला है इसने कि पर ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम में कितना। तो इसमें आपके पास हीट ये आ गई। इसकी अगर बात करते हैं इस वक्त 10/1 आ जाएगी, तो वही आपके पास जो हीट निकल रही वो बन जाएगी। इसमें जो है नॉर्मली जो है मैं इस तरीके से टेबल बना के दे देता हूँ, ताकि जो काम काफ़ी आसान हो जाए। उसको लिख देते हैं, हमारा काम जो है काफ़ी उससे क्लियर हो जाता है। तो इधर से जो है हमने इसको एक टेबल छोटा सा बना दिया, इसमें आप नोट करने की क्या क्या रीडिंग देनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास केमिकल्स आ जाएंगे, फिर आपके पास T1 आ जाएगा, फिर T2 आ जाएगा, और फिर जो है आपके पास डेल्टा T आ जाएगा, और फिर उसके बाद एनर्जी आ जाएगी। तो ये जगह बच रही है हमारे पास, वो उठा के हम यहाँ पर ले जाते हैं। तो तकरीबन इस टेबल के अंदर ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैंने लिखा कैल्शियम और केमिकल, यहाँ पे लिख दिया T1, जो टेम्परेचर आपने सेल्सियस में मतलब लिखनी अच्छी बात है यूनिट। T2 आपने नोट करना है, जो कि आपके पास सेल्सियस में। उसके बाद डेल्टा T आपको नोट करना है, जो डिफरेंस होगा दोनों का, T2 माइनस T1 होता है। और इस तरीके से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर जो एनर्जी निकली थी डेल्टा T अपॉन ग्राम, ये करना था। तो दोनों केसेस में जो होना है आपके तकरीबन काम हो जाएगा। फिर आपकी मर्ज़ी है, उसको उसने लिखना है, लिखते नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है। आपका काम यहाँ पे KCl एंड कैल्शियम क्लोराइड, इसमें T1 लेट से 20 डिग्री सेल्सियस था, इसमें भी आपने 20 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। इसमें आपके पास हो गया 15, इसमें हो जाएगा 25। तो इसमें आपके पास 5 का चेंज आ गया। इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर दें अपनी मर्ज़ी से, सही है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। इधर आपने असल काम तो करके दिखा दिया कि इसमें आपने कम करके दिखा दिया, इसमें आपने ज़्यादा करके दिखा दिया, तो मार्क्स तो आपके 25 लिखे तब भी हो जाते। तो 6 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर करना होगा, यहाँ पे आपके पास ये था अपॉन 1, सिमिलरली यहाँ पर भी 6/1, ये आपके पास पूरे का पूरा काम हो गया। तो तकरीबन आपका एक्सपेरिमेंट अच्छा लिखना भी है। लिखने के लिए अब क्या लिखें, बस यही है, बस ऐड 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, या ये ना भी लिखें, टू बीकर एंड नोट इट्स इनिशियल टेम्परेचर। ये अब या तो टेबल बना दें या ये कर दें, एक काम करना है आपको, इनिशियल टेम्परेचर या लिखना है या टेबल बनाना है। दूसरा क्या करना होगा, ऐड 1.0 ग्राम ऑफ KCl टू वाटर एंड नोट डाउन फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पे लिख दें कि टेम्परेचर विल फॉल। अगर वो नहीं बना रहे टेबल आप, तो आपको बताना है कि एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर फॉल होगा, उसी से पता चलेगा आपको एंडो है। फिर आपने कह देना कि डिवाइड डेल्टा T बाय मास ऑफ
कैल्शियम क्लोराइड टू गेट एनर्जी चेंज, क्या लिखा था इसने, हीट चेंज पर ग्राम, टू गेट हीट चेंज पर ग्राम of KCl एंड आगे आप लोग सिर्फ ये लिख दें कि रिपीट सेम प्रोसीजर फॉर कैल्शियम क्लोराइड इन विच टेम्परेचर विल राइज। ये इस बात का इंडिकेशन कर दिया आपने कि एक्सोथर्मिक के उसमें राइज होगा। बस ख़त्म, इतना सा लिखना था, इस पर आपके पास पूरे मार्क्स से आ जाते हैं। ठीक है, तो टेबल जो मैंने बना के दे दिया इस पर पूरे के पूरे मार्क्स आ रहे थे। बस आखिर में आपने सब कुछ तो करके दिखा दिया, उसको कोई चीज़ नहीं बची थी। और ये फ्लो चार्ट डायग्राम से बनाई थी तो वो भी आपने लिख दिया, अगर लिखते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। बस यहाँ पे लिखना था टेम्परेचर T1 ऑफ वाटर लिखना था, तो आपके पास ज़रा काम आसान होता। ये यहाँ पर तो आपके पास वाटर लिख देते, बस इतनी सी थोड़ी सी गलती जो है ये वाली हो रही है कि बाकी जो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। T1 ऑफ H2O एंड T2 ऑफ H2O, बस। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि solution is sulfuric acid. A student determine the concentration of K using method via titration. तो titration का क्वेश्चन हो गया जी। इसके बाद वो कह रहा है the student measure this much using pipette. Solution make 250, this is solution L. तो K से उसने L बनाया, राइट। ये डाइल्यूट यहाँ ध्यान में रखिएगा, इसकी बात करेगा आखिर में जाके। 20 सेंटीमीटर क्यूब इसका लिया था और उसको बना दिया है डाइल्यूट करके 250 में, बाकी सारा पानी डाला उसने। तो इसमें से 20 ये था तो 230 इसने पानी ऐड किया है, तो फिर आपके पास ये बन गया। ठीक है, इस वाटर से बनाया। पीस ऑफ प्रेटिस लेबॉर्ट्री एक्यूरेटली 20.0। जब ये 0.0 आता है तो आपके पास एक तो रास्ता ये है कि आपने हमेशा ब्यूरेट लिख देना चुपचाप। तो ब्यूरेट, ठीक है। इसके अलावा जो आपको होता है फिक्स वॉल्यूम ट्रांसफर करने के लिए, फिक्स वॉल्यूम जैसे 25 हो गया, 20.0 हो गया, इसके लिए आप पिपेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर भी लिखा होता है 20.0, 25.0। तो पिपेट कंटेनर इन विच L इज मेड। तो सोल्यूशन बनाना है, डाइल्यूट करना है, तो उसके लिए आपको जो यूज़ करना होता है दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ये बात आपको हमने बताई थी, तो मैं दिखा देता हूँ आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कितनी प्यारी होती है, ताकि ये काम भी जो है साथ साथ चलता है। ये होती है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, इसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो आपके पास ये कैपेसिटीज इसकी, और इसको सोल्यूशन डाइल्यूशन के लिए भी यूज़ करते हैं और सोल्यूशन बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्यूरेट पॉइंट इसका 1 का होता है। वापस काम की तरफ, तो इसके लिए आपके पास हो जाएगी, इसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूम से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम जो है वो है ग्रेजुएटेड फ्लास्क, इसमें ग्रेजुएशन बनी होती है जिसमें हम सोल्यूशन बनाते हैं या डाइल्यूट करते हैं। फिर वो कह रहा है कि पिपेट इज़ यूज टू ट्रांसफर 25 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन इनटू कोनिकल फ्लास्क। अच्छा जी, कर दिया होगा उसने। नेम अदर पीस ऑफ ऑपरेटर्स दैट शुड बी यूज विद पिपेट। पिपेट के साथ जो आप लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी आइटम, दैट इज़ सेफ्टी बल्ब। तो ये हो गया आपके पास सेफ्टी बल्ब। इसको पिपेट फिलर भी कहते हैं, राइट। पिपेट फिलर भी कहते हैं। इसके बाद जो है उसने जो करना था कर दिया। अच्छा जी, स्टूडेंट फिल द ब्यूरेट विद KOH। तो ब्यूरेट में जो चीज़ डाल रहा है वो है KOH। अच्छा, द KOH इज एडेड टू फ्लास्क अंटिल देयर इज नो कलर चेंज। फिर उससे ब्यूरेट से आपने फ्लास्क में ऐड किया जब तक कलर चेंज नहीं हुआ। स्टेट विच लिक्विड कैन बी यूज टू वॉश द ब्यूरेट। ब्यूरेट को वॉश करने की बात कर रहा है। ठीक है जी, आपको ये दोनों बातें बताई थी आपको कि ब्यूरेट को किस चीज़ से वॉश करना है, फ्लास्क को किस चीज़ से करना है। तो ब्यूरेट को वॉश करने के लिए आपके पास जो पहला केमिकल होगा, वॉश करेंगे आप लोग इसको डिस्टिल्ड वाटर से।
डिस्टिल्ड वाटर से आपको इसको वॉश करना है और फिर इसको क्या करना होता है, रिंस करना होता है ताकि अंदर जो है वो केमिकल का, तो रिंस होता है, हल्का सा डाल के उसको घुमाना होता है पानी को, तो रिंस करना है इसको। एंड लिखता हूँ, एंड रिंस विद सोल्यूशन टू बी फिल्ड, जो ब्यूरेट में सोल्यूशन भरना होता है उससे आपको रिंस करना होता है। तो आपके पास हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, इससे आपको रिंस करना होगा। इसलिए किसी फ्लास्क की बात करें, फ्लास्क को टैप वाटर से वॉश करते हैं और उसको रिंस करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से। उसमें मसला नहीं है, यहाँ पे आपको केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन ख़राब ना हो जाए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए ब्यूरेट में, यही केमिकल होना चाहिए। इसमें वाई कॉनिकल फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन वाइट टाइल। देखिए आपके पास लैब में डिफरेंट शेड्स आ रहे होते हैं, अगर आपके पास जो टेबल है उस पर खुद ही कोई रेड कलर आ रहा है या ऑरेंज कलर आ रहा है तो आपको जैसी कलर अपीयर होगा नज़र नहीं आएगा, तो उसको रेफरेंस के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं। तो टू मॉनिटर शार्प एंड पॉइंट, ठीक है, शार्प एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। या फिर आप अपनी जुबान में लिख सकते हैं, कलर चेंज कैन बी एक्यूरेटली, कलर चेंज एक्यूरेटली नोट डाउन कि किस वक्त हो रहा है। कलर चेंज क्या होगा आपको बताया, तो इसमें फेसबुक लिखना होता है, फ्लास्क टू ब्यूरेट। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर आपके पास एंड पॉइंट में पूछ रहा है आपसे, अच्छा जी ब्यूरेट में क्या चीज़ है, आपको पीछे जाके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहुँचते हैं, तो ब्यूरेट को फिल किया उसने KOH से, तो KOH है ब्यूरेट के अंदर KOH है, ठीक हो गया। तो आपके पास एंड पॉइंट में इसका हो जाएगा आपके पास, ये मतलब यहाँ पे आपने लिख दिया कि बेस में उसका कलर येलो होता है, इधर आपके पास कलर रेड होता है। तो अगर एंड पॉइंट से पूछता है तो आप इसको ऑरेंज भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट पे ऑरेंज होगा और बेस थोड़ी सी 1-2 ड्रॉप ज़्यादा हो गए तो फिर येलो हो जाएगा। तो ये दोनों चल जाते हैं आपके पास, हमेशा ये करना होता है इसमें। और आपके पास ये आ गया नेक्स्ट पार्ट, इसमें ख्याल के साथ साथ, तो 24.2 यहाँ से आ जाएगा आपके पास 46.5 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 32.2, सॉरी 32.7। इसके बाद इनिशियल रेटिंग्स लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया 25.2, यहाँ पर आपने लिख दिया 11.2। फिर माइनस करना है आपको, तो माइनस में आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 5 और फिर 1 और फिर 2, 21 पॉइंट ये हो गया। इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, ये भी हो गया। यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अच्छा, 1 मार्क आपका कट जाएगा किस बात पे, आपके पास ब्यूरेट की स्मॉलेस्ट वेरिएंट होती है, तो आपने 0.0 नहीं दिखा तो फिर मार्क कटेगा, आपको बताया था पहले भी। तो इसमें जो लास्ट 2 रीडिंग होती है उसमें नॉर्मली 0.2 का डिफरेंस आ रहा होता है, टिक कर दिया। अगर नहीं आएगा तो फिर हमें देखना होता है कि हमने गलती तो नहीं की, तो ऐसा भी हो जाता है। 99% यही होता है कि लास्ट वाली 2 रीडिंग में 0.2 का डिफरेंस आता है। इनका एवरेज जो है उसने कहा नहीं कि आप कैसे निकाला एवरेज, बस एवरेज निकालना है। आपको पता है कि दोनों को ऐड करके कौन सी वाली, दोनों इन्हीं बेस्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है हमने, बन जाएगा 21.4 बन जाएगा इनका मीन। इसके बाद ये इसकी औकात जो बताई थी बहुत दफ़ा, तो क्या करना है उसने, एवरेज वॉल्यूम ऊपर दिया, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, मोल्स पूछेगा आपसे, तो आपने क्या करना है, मोल इज इक्वल टू C इंटू V। ये फार्मूला बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, आपको पता है टाइट्रेशन में। तो 0.1 इसका ये था, 21.4 था, इसको 1000 से डिवाइड भी करना है, तो आपको बन जाएगा 2.14 एक्सपोनेंट -3 मेरे ख्याल में बन जाएगा। तो देख लेंगे अगर गलती होगी दोबारा। अच्छा, इसमें 3 सिग्नल फिगर को आपको साथ लेके चलना है, शॉर्ट नहीं कीजिएगा, राउंड ऑफ नहीं कीजिएगा, वरना गलती हो जाएगी। अब इसके बाद आपको पता है कि क्या इसके मोल्स नहीं करवा, अभी किसी और चीज़ के मोल्स नहीं करवाएगा, आपको इक्वेशन दे देगा या फिर वर्ड्स में रेफरेंस दे देगा। ठीक है, वही इसकी बात। यहाँ से आपके पास पता चला इसके 2 हैं, इसका आपके पास 1 है, और इस तरीके से पीछे आपने मोल्स निकाले 2214, तो 214 एक्सपोनेंट -3 है, ये एक्स हो जाएगा 2 से 1 हो तो इसका हाफ हो जाएगा 1.07 हो जाएगा मेरे ख्याल में, और -3। अब आप लोग बोलेंगे सर ये किस लिए दिया था, ये इसलिए दिया था, क्यों, पहले मोल्स किसके निकाले आपने। अब आपसे फिर वही बोले मोल्स बोल रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स आप 250 में पूछ रहे हैं, पहले आपने कितने 25 में, तो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल। तो 25 जो ऊपर था उसमें आपके पास से 1.07 एक्सपोनेंट -3, तो 250 में कितने होंगे ये इसने पूछा है, तो इसका 10 टाइम्स मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, तो आपके पास आ जाएगा 1.07 एक्सपोनेंट -2, यहाँ तक आ गया आप लोग। अब जो है यहाँ से आपके पास थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा चेंज करवाता है, तो चेंज करवा लें। यहाँ पर उसने जो कहानी की है ना, ये वाला पॉइंट आपके पास थोड़ा सा आप लोगों का मसला हुआ होगा कि ये कहाँ से कैसे करना है इसको।
अब आपने देखे ये एल में निकाले थे और ये है के, ये जो वॉल्यूम है एल का है जबकि ये वॉल्यूम के का है। तो आपको कह रहा है कि इसमें कितने मोल्स होंगे। इसमें आपको जो है थोड़ा सा जाना है पीछे और यहाँ पे जाके चेक करना है कि क्या किया गया था। आपके पास जो है ये बॉटल थी, ये मैंने लिखी बॉटल ऐसे, इसमें आपने कितना ऐड किया था, आपने 20 ऐड किया था पिपेट से। ये था 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के का। इसमें लेड से आपके पास 1 2 3 4 5 थे, तो वो सारे के सारे मोल्स यहाँ पे आ गए। इसका वॉल्यूम लेट एज्यूम के इतना था। फिर बाद में आपने पानी भर दिया। जब आप पानी भर देंगे इसमें, जब इसमें आप पानी यहाँ तक भर देंगे तो मोल्स इसमें जो ट्रांसफ़र कर दिए वही हो जाएंगे ना आपके पास। तो आपके पास इस बॉटल के अंदर बस ये हो जाएगा कि डाइल्यूशन हो जाएगी, मतलब ये मोल्स जो है डिस्पर्स हो जाएंगे पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर। रहेंगे तो 5 ही ना। तो मोल्स की बात कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो गई है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई है लेकिन मोल्स तो वही हैं। तो आपके पास जो 20:50 में मोल्स हैं वो 20 से तो आए थे, तो ये मोल्स जो है सेम होंगे। ये आपके पास थोड़ा सा मसला था जिसमें आपसे गलती हो सकती थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, उसका भी तो आपके पास एरर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसलिए आपके पास जो मोल्स ऊपर थे तो आपने यहाँ पे लिखना है कि के एंड एल। तो के एल के जो 250 में मोल्स थे ना उसके 20 में थे, तो उसके 250 में आपके पास आपने निकाले हैं कितने, 1.07 -2। इसमें भी सेम होंगे 1.07 -2। तो आपने ये बनी बात, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मसला आया होगा जी। नेक्स्ट पार्ट में इसकी कह रहा है कि के जो है सोल्यूशन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप लोग निकाल दें। तो कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला जो है दैट इज़ N/V। तो आपको मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए तब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी। तो आपको पिछला पार्ट तो लाजमी देखना होता है मोल्स के लिए और वॉल्यूम के लिए। देखें ज़रा पिछले पार्ट में क्या है। आपके पास के सोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है आपको, इसके मोल्स भी दिए हैं आपको, ठीक है। तो आप दोनों को प्लग इन कर दें इसमें और आपके पास 1.07 -2 और वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 20/1000, जिससे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा 1.07 एक्सपोनेंट -2 एंड डिवाइड कर देंगे 0.02 से, आंसर आ गया 0.535। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि अ डिफरेंट स्टूडेंट डज द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग 30 ड्रॉप्स। पहले आपने कम ड्रॉप किए, इसने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया इसको, ठीक है। पहले आपने मेरे ख्याल में इसमें ड्रॉप जो है उसने लिखे होंगे, कम ऐड किए होंगे, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, बहरहाल नज़र तो नहीं आ रहा, बहरहाल कम ही होंगे, उसने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया। तो इंडिकेटर जो है 1 2 ड्रॉप ही ऐड करने होते हैं। अच्छा लिखा हुआ यहाँ पे 3 पहले ऐड करा था, 30 कर दिए। आगे उसने एक इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, क्या उसने कहा कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक है। इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले आपके पास जो था आपने इस बियर्ड के अंदर KOH को भरा था और आपके पास फ्लास्क में क्या था, एचाइंस से एसिड था। आपने इसको न्यूट्रलाइज करना था। फॉर एग्जाम्पल 2H थे आपको यहाँ से, उसके लिए क्या चाहिए था, 2OH चाहिए थे। तो आपके पास इतना वॉल्यूम लगा, कितना जो उसका एवरेज आया था, कितना एवरेज आया था आपका 21.4। तो आपको इसके लिए 2 के लिए 21.4 आपको चाहिए था फॉर एग्जाम्पल। अब आपने जब इसमें इंडिकेटर डाला तो इंडिकेटर खुद एसिडिक है तो उससे H ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब आपको और OH चाहिए होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो आपका वॉल्यूम जो है ज़्यादा आ जाएगा। आपको यही बात लिखनी है। उसने कहा कि एवरेज टाइट्रेशन जो है उसकी वो स्मॉलर होगी, लार्जर होगी या अनचेंज होगी। तो अगर ये एसिडिक ना होता तो फिर तो सेम चाहिए थे, इंडिकेटर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एसिड उस पर ज़्यादा हो गया इस वजह से तो लार्जर हो जाएगी KOH की एवरेज टाइट्रेशन। उसकी वजह क्या है, बिकॉज मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक, so more H ions to be neutralized, तो ज़्यादा H ion न्यूट्रलाइज करने होंगे इसलिए। नेक्स्ट आपके पास जो है सॉल्ट एनालिसिस का टेबल आ गया है और इसमें आपको आजकल जो है सब कुछ डेटा प्रोवाइड कर देता, तो काफ़ी काम आसान हो गया है। और अगर याद है, क्योंकि P1 P2 के लिए तो आपको याद रखना पड़ता है, ये शीट नहीं देता आपको, तो
तो इसलिए जो है आपको अगर याद है तो जैसे आपको हिंट दिया उसने कि एक अननोन कंपाउंड है, एक जिंक सल्फेट है और एक ये है, 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड ऐड किया, फिर उसी की एक्सेस ऐड कर दी सोडियम आयोडाइड की। तो कॉपर में क्या होता है, जैसे उसने बताया कि ये ग्रीन पीपीटी रिमेन इनसॉल्युबल वाला जो होता है, तो उस तरीके से लिखना होता है। तो कॉपर का जो टेस्ट था वो आप लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ से उठा के लिख दें, कॉपर वॉपर जो है कहीं पे होगा इसमें। तो ये कॉपर आ गया आपके पास। तो आपके पास जो है कौन सा सोडियम आयोडाइड यूज़ कर रहा है, तो लाइट ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल। सिमिलरली यहाँ पर अमोनिया के साथ क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू पीपीटी सॉल्युबल, यहाँ से उठा के लिखना होता है एटीपी में। तो अब आपकी जान जो है काफ़ी आसान है, तो वहाँ से उठा के लिखना है और आपके पास मार्क्स बन जाएंगे। यहाँ पे आपने लिखा कि ब्लू पीपीटी, फिर आपने लिख दिया यहाँ पर इनसॉल्युबल, या यही वाली बात जो इसकी सीखी है ये लिख दे, पीपीटी रिमेन्स। ठीक है, तो जैसे वो गाइड कर रहा है वैसे कर लें। तो प्रेसिपिटेट रिमेन्स, जिंक वाले में आपके पास, अच्छा पूरे कर देते हैं इसको। फिर आपके पास ब्लू पीपीटी और आपके पास यहाँ पे 2 बातें आएंगी। नंबर 1 डिज़ोल्व एंड प्रोड्यूस डार्क ब्लू सॉल्यूशन। पीछे से उठा के लिख दीजिए, कोई मसला नहीं। जिंक में आते हैं तो जिंक में आपके पास बनते हैं वाइट पीपीटी और फिर जो है ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। पीछे से उठा के लिखता है, कोई मसला नहीं, डिज़ोल्व एंड कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर भी इसके वाइट पीपीटी बनेंगे एंड यहाँ पर भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। और जो है अब आपके पास आ गया है सिल्वर ऐड किया। सिल्वर आपको पता है किसका दुश्मन है, सिल्वर आपको हेलाइड का दुश्मन होता है और हेलाइड के साथ पीपीटी बनाता है। और आपको तीनों को कलर पता होना चाहिए। तो तीनों का कलर जो है क्या क्या होता है तो हम दिखा दें आपको। देखिए आपके पास अगर AgCl बनता है इसके वाइट पीपीटी होते हैं। Ag अगर Br बनता है इसके आपके पास क्रीम पीपीटी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपके पास AgI बनता है उसके आपके पास पेल येलो पीपीटी होता है। पर ये भी आपके पास पीछे ही डेटा शीट में आपको हाईलाइट भी दिए होंगे इसमें, सही है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो वाइट क्रीम एंड येलो पीपीटी दे दिए यहाँ पर। इसमें क्या ऐड किया, सिल्वर ही ऐड किया, सब में सिल्वर ही ऐड किया है। तो आप लोग ये कलर भी, तो वहाँ से अब चलते हैं पीछे कहाँ पे, यहाँ पर देखिए हमारे पास इस वाले सॉल्ट के अंदर कोई हेलाइड है, यस। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वाइट पीपीटी। कोशिश करें वाइट पीपीटी जिसके बने हैं, सिल्वर यहाँ से आ गया तो वहाँ से क्लोराइड, तो वाइट पीपीटी इसके आ गए। अच्छा फिर जाके देखें कि सिल्वर के साथ इसमें हेलाइड तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपने नो रिएक्शन नहीं लिखना, आपने लिखना है नो चेंज, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। एंड सिमिलरली बैरियम जो है आपको पता है किसका दुश्मन है, सल्फेट का दुश्मन होता है। तो जाके चेक करते हैं कि पहले वाले में तो सल्फेट नहीं है, क्लोराइड है, हटाएं इसको, इसमें सल्फेट है, इसके साथ टेस्ट आएगा, इसके साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है नो चेंज, जबकि यहाँ पर आपके पास बैरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी आ जाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। इसके बाद वो कह रहा है एक्स को आइडेंटिफाई करें। चलें चेक कर लेते हैं एक्स को। आपके पास यहाँ पर एक्स से ना ग्रीन पीपीटी बने सोडियम आयोडाइड से। देखें ग्रे ग्रीन और ग्रे ग्रीन पीपीटी होते हैं और डर्टी ग्रीन पीपीटी होते हैं। उसने ना डर्टी बोला है ना ग्रे ग्रीन बोला है, तो उसने दोनों जो है वो कर दिए। तो अब जो है जिस पर आपको जाके चेक करना पड़ेगा, तो आपके पास क्रोमियम और इसके होते हैं आयरन 2 के। तो ये पकड़ा क्रोमियम को और ये पकड़ा आयरन 2 को। इसमें भी ग्रीन पीपीटी शो कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। क्रोमियम के सॉल्युबल हो जाते हैं एक्सेस में, इसके इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने चेक किया इसको, उसने कहा कि पीपीटी आए थे लेकिन इनसॉल्युबल रहे, इसका मतलब ये आयरन 2 हो गया कंफर्म। तो इसकी वर्किंग जो है आइडेंटिफाई करना था, तो आयरन 2 वहाँ से कंफर्म हो गया। फिर जो है आप गौर से देखें तो एक चीज़ और की हुई इसने यहाँ पर, उसने सिल्वर के साथ इसके पीपीटी कैसे दिए, येलो। इसका मतलब कि येलो सिल्वर के साथ आते हैं आयोडाइड के, आयोडाइड का फार्मूला होता है ये। और इन दोनों को अगर बनाएंगे फार्मूला तो आपके पास बन जाएगा FeI2, ठीक है, आइडेंटिफाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके पास। यहाँ पर आपके पास एक सेटअप किया हुआ, इसने पानी को हीट कर रहा है इस बंसन बर्नर से, और जो उसने कहा है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, क्या चीज़ जला रहा है, अल्कोहल जला रहा है, 2 कार्बन वाली 3 कार्बन वाली, और टेम्परेचर वाइज आपको दिया है। इसको आपने प्लॉट कर देना, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। इसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लाजमी फॉलो कीजिए। 3 मार्क किस बात पे देता है, नंबर 1 पॉइंट्स आपने सही जगह पे लगाए, आपका 1 मार्क हो गया।
नंबर 2 वो आपसे कहता है कर्व बोलेगा तो कर्व ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी बात माननी है। कभी कभी कहता है 2 स्ट्रेट लाइन तो उसका मार्क होता है, और फिर उसको ओरिजिन से पास करना या नहीं करना तो उसका होता है आपके पास ड्रॉ बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, अब आपको एनॉमलस पॉइंट का बोला उसने आ रहा है इसमें, तो आपको उसको सर्कल करने का बोला उसने, तो आपने सबसे पहले उसको सर्कल कर दिया। एनॉमलस पॉइंट आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, ये हो गया। और आपको हिंट पहले दे दिया ताकि आप उसको लाइन को सीधा करने की कोशिश आराम से कर सकें। तो मैंने यहाँ से इसकी लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश की, तो तकरीबन यहाँ पे आ गई इसकी। इसके बाद वो कह रहा है कि एक्सटेंड योर लाइन बेस्ट फिट, डिड्यूस द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर राइज ऑफ एल्कोहल विद 7 कार्बन एटम। तो हमने कहाँ तक कर लिया, 6 तक कर लिया, 7 तक करना है। तो 7 तक करने के लिए इसको आप जो है रूलर यूज़ करके आप इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि 7 तक ले जाऊँ। तो खराब हो गई तकरीबन यहाँ पे। तो इसको जो है टेम्परेचर को उसने नोट करने का बोला था कि कितने सेल्सियस आ रहा है। तो सेल्सियस आपके पास इस एक्सिस पे है, यहाँ से आपने इसको जाके चेक किया कि तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, राइट। इसको जाके चेक कर लेते हैं, आपके पास ये हो गया, आपके पास 90, 92, 94, ठीक है, 94, 95 पे जो आ रहा है, तो आपने लिख दिया 94। अच्छा, यहाँ पर इन काम के लिए ना वो आपके ग्राफ को जाके चेक करता है आपने कैसे निकाला है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ये लाइन नहीं ड्रॉ की, खैर हो गई, लेकिन वो यहाँ से इसको चेक करेगा, उसके हिसाब से मार्क्स देगा। किसी बच्चे की रीडिंग जो है 96 आएगी, किसी की 97 आएगी, इट डिपेंड्स कि बच्चे ने लाइन कैसी खींची कि उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसका मार्क कंफर्म ग्राफ से ही होगा, ठीक है। इसके बाद इनिशियल टेम्परेचर वाटर वॉज दिस, एक्सप्लेन वाई दिस मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल द स्टूडेंट टू ऑब्टेन टेम्परेचर राइज बी पार्ट 1। कह रहे हैं इसको बी पार्ट 1 का जो आंसर है 94, ये निकाल नहीं सकता बच्चा। क्यों नहीं निकाल सकता, आपने निकाला क्या, इसमें टेम्परेचर राइज निकाला है और आपको हिंट दे रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर इतना था। देखिए आपके पास इनिशियल टेम्परेचर था 15, राइज हो गया आपके पास 94, तो ये टोटल बन गया आपके पास 9 और 10, 109 टेम्परेचर हो गया, 109। आप 109 टेम्परेचर के लिए आपने क्या चीज़ यूज़ की है, आप कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर के लिए पानी रखा हुआ है। तो पानी का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, 100 के पास तो सारे का सारा पानी उड़ जाएगा। तो आपको इस केस में इसका टेम्परेचर जब 94 का जो राइज़ होगा तो उसका तो मसला आएगा आपके पास। इसलिए आप पानी की कैपेसिटी नहीं है कि वो 100 से ज़्यादा एक्सीड, तो इसलिए जो है ये बच्चे को मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सारा पानी उड़ जाएगा और वो ये टेम्परेचर आएगा ही नहीं उसमें, राइज उसको नोट ही नहीं कर सकेगा। तो वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल, water will start to boil at 100 and T2 is 109 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये नोट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद सजेस्ट वन चेंज दैट कैन बी मेड इन टू द एक्सपेरिमेंट, टेक पॉसिबल ऑब्टेन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इसमें क्या चेंज किया जाए। तो वाटर की जगह पे कोई ऐसी चीज़ ले ली जाए, ऐसा कोई सॉल्वेंट यूज़ करें जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 से एक्सीड कर रहा हो, नंबर 1। और नंबर 2, एक तो ये है कि यूज़ सॉल्वेंट whose boiling point is greater than 109 डिग्री सेल्सियस। या तो ये कर लें, या आप क्या करें कि इसका इनिशियल टेम्परेचर आप कम कर सकते हैं। तो यूज़ आइस बाथ टू रिड्यूस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। आइस बाथ कैसा होगा, इसी बीकर को आपने इसमें रखा, पानी डाल दिया, थर्मोमीटर लगा दिया आपने, इसकी साइडों पे आइस लगा देते हैं, उससे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर आप जो है 15 की बजाय ले जाते हैं, तकरीबन 109 बन रहा है ना, तो आपको पीछे 3 पे 4 पे कर दें इसका टेम्परेचर, 5 पे कर दें, तो 5 डिग्री सेल्सियस अगर इनिशियल टेम्परेचर होगा, इसमें आप 94 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये 99 पे आ जाएगा, तो 100 से नीचे आ सकता। तो या तो आइस बाथ यूज़ करके इसके इनिशियल टेम्परेचर डाउन कर दें, या फिर आप जो है ऐसा कोई सॉल्वेंट यूज़ करें कि लिक्विड जो वहाँ पे यूज़ करना था जिसका बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो। तो ये था पेपर, इंशाल्लाह फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट
ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास